हेलो बच्चों, वेलकम टू सीआर ब्रिलियंट स्टडी। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ लिया था, उसका प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। देखिए, रासायनिक समीकरण है जो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इन दोनों को अब तो जानना जरूरी है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, देखिए, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो है ना समान होती है, मतलब उसमें अभिकारक का भी और उत्पादों उत्पादों बोले तो प्रतिफल की संख्या का जो परमाणु की संख्या उन दोनों का समान होगा तो वो संतुलित समीकरण है। अब चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, जैसे H2 है प्लस O2 है, तो ये जल का निर्माण करता है, तो सबको पता है। तो क्या देखिए, क्या ये समीकरण संतुलित है? ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का अणु कितना है? एक है, यहाँ पे दो है। हाइड्रोजन का अणु दो है, इस यहाँ भी दो है। ऑक्सीजन का अणु यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ यहाँ पे तो ऑक्सीजन का अणु एक ही है ना। तो ये तो संतुलित नहीं है, परमाणु की संख्या समान नहीं है। तो इसको हम देखिए संतुलित करते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 दे दें तो ये दो ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन यहाँ दो देने, दो ऑक्सीजन करने के चक्कर में दो हाइड्रोजन भी हो गया, इसलिए हमें दो हाइड्रोजन का यहाँ दो देना पड़ेगा। तो ये अब हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आगे हम सीखेंगे, इसको बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया लेंगे, उसको समीकरण को संतुलित करेंगे। तो पहले अब असंतुलित देख लेते हैं। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के परमाणु की संख्या समान ना हो, उसमें समान हो इसमें समान ना हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलित रासायनिक समीकरण में देखें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। तो यही आप कर लीजिए H2 प्लस O2। तो देखिए, ये तो अभी भी मतलब संतुलित नहीं है, इसको मैं संतुलित यहाँ पे किया हूँ, लेकिन ये तो संतुलित नहीं है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो संतुलित रासायनिकरण में परमाणु की संख्या समान होगी, असंतुलित परमाणु की संख्या समान नहीं होगी, तो वही होता है असंतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, अब इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। चलिए, अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है वो जानते हैं। इससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, करना सीखते हैं। तो देखिए, संतुलित करने से पहले आपको कोई भी पूछ सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम लोग क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है। तो देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पदार्थ के अविनाशिता के नियम से हम लोग जानते हैं कि हम तो ना ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो आप पदार्थ का उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप ले लीजिए, ना तो आप पदार्थ को उत्पन्न कर पाएंगे, ना ही उसको नष्ट कर पाएंगे, बस एक रूप से दूसरे रूप में वो जा पाएगा। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका H2 प्लस O2 है, ठीक है। तो ये जल का निर्माण हुआ। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 2, ये 1 का 1, एक का एक हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 का 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा। तो ये देखिए, इधर कितना टोटल पड़ा, इधर द्रव्यमान आपका 34 हो गया। इधर आप चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन 1 का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा द्रव्यमान। ऑक्सीजन 1 का 16 होता है तो 16। तो ये देखिए, दोनों को जोड़ेंगे 18, मतलब देखिए द्रव्यमान यहाँ दोनों के, इस साइड द्रव्यमान इसका 34 है तो इस साइड 18 है। मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है जिससे द्रव्यमान में छेड़छाड़ हो गया। तो इसको संतुलित करना पड़ता है, द्रव्यमान को दोनों साइड बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके लिए हम इसको अगर संतुलित कर देंगे ना, तो अब आप देख लीजिएगा दोनों का द्रव्यमान बराबर हो चुका है। तो इसीलिए हम लोग संतुलित करते हैं समीकरण को। देखिए, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है, समीकरण को संतुलित करने का क्या कारण है, तो वही कारण में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, पदार्थ के अविनाशिता के कारण हम इसको संतुलित करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं समीकरण और उसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अभिक्रिया लिखा गया है, उसको संतुलित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का पहले तो जो है हाइड्रोजन है, तो पहले हाइड्रोजन लिख लीजिए। जो जो तत्व है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है? 2 में है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इस साइड भी देखिए, इस साइड भी हाइड्रोजन कितना है? 2 है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इस साइड कितना है? 1 है। तो देखिए, हमें क्या करना है पहले, तो देखिए इस साइड ऑक्सीजन 1 ही है, तो हमें कितना है? ऑक्सीजन 2 है, 2 है, तो हमें 2 इस साइड भी करना है। 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इधर हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 2 से इधर गुना करेंगे तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन गुना करना पड़ेगा, इधर 2 लिखेंगे? नहीं। क्या इधर बीच में 2 लिखेंगे? तो नहीं, बीच में भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये एक अणु है, ये टोटल H2O एक अणु है, ये ऑक्सीजन इसमें अलग नहीं है, एक में है H2O। तो इसमें हम एक से मतलब अलग से गुना नहीं करेंगे, ये पूरा गुना करना पड़ेगा। तो ये पूरा गुना करेंगे, जैसे ही अब यहाँ मामला देखिए क्या गड़बड़ा गया है। इधर हाइड्रोजन का 2 अणु है, तो 2 अणु है मतलब यहाँ क्या, तो 2 से इधर भी गुना कर दीजिए ना, 2 अणु है तो इधर 2 से गुना कर दीजिए, हो गया आपका ये भी 2 अणु। तो ये देखिए, ये अब आप देखेंगे तो ये बराबर हो चुका है, H2O प्लस O2 ने 2 हाइड्रोजन अणु का निर्माण किया है। तो ये आपका हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट का देखते हैं, अगला देखिए, इधर सोडियम का 1 ही है और कैल्शियम का 2 है, ठीक है। इधर देखिए, सोडियम का 1 है, कैल्शियम का 2 है।
इधर भी कैल्शियम का भी एक ही मामला। देखिए कहाँ फंस रहा है, पहले इसमें हमें देखना है कुछ वाले में। तो देखिए मामला क्या फंस रहा है, सोडियम का एक इस साइड भी क्लोरीन का ये आपका है दो, इधर एक, मतलब यहाँ मामला फंस रहा है। तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको दो बनाना है तो इस साइड का दो बनाने क्या दो से गुना करेंगे, तो दो से गुना करेंगे तभी आपको बताया पूरा गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ दो से गुना करेंगे तो पूरा गुना हो गया। पूरे गुना होने के लिए यहाँ अगर यहाँ मान लीजिए हमें इसको दो पुराना है, तो इसमें भी एक से गुना कर देंगे, दो से गुना कर देंगे, ये दो हो जाएगा। तो 2Na प्लस Al2 ये हो गया आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, अब चलिए इधर देख लेते हैं। देखिए ये आपको समझ आना चाहिए, जो Al प्लस O2 इधर गया तो Al2 कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो Al2 O3 कैसे हुआ, क्योंकि देखिए इसका संयोजकता 2 होता है इसलिए 2 हुआ, इसका 3 होता है इसलिए 3 हुआ। ठीक है, तो ये सब मैं पहले ही पढ़ा रखा हूँ, ये सब आपको आना चाहिए। तो देखिए एल्युमिनियम का इधर एक ही है और इसमें ऑक्सीजन का 2 है। ठीक है, इधर देखिए एल्युमिनियम का 2 है, ऑक्सीजन का 3 है। मामला देखिए कहाँ फंस रहा है, इधर 2 है इधर 3 है, बाकी इधर एल्युमिनियम का भी एक है इधर एल्युमिनियम का 2 है, मतलब मामला सभी में फंस रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, पहले तो हमें इस गुच्छे वाले को संतुलित करना है। तो ऑटोमेटिक जो है, अगर मान लीजिए हम इसको संतुलित कर देंगे तो एल्युमिनियम जितना भी हो तो वहां से हम इसको गुना कर देंगे तो आराम से हो जाएगा, बस ये सोल्व हो जाए और ये संतुलित हो जाए। तो देखिए पहले हमें ऑक्सीजन को करना है। ठीक है, ऑक्सीजन को करना है, देखिए इसको 3 करना है, तो आप दो में किसी कोई भी संख्या आप जवाब दे सकते हैं, दो में किसी भी संख्या से गुना करने पर 3 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों का आप जो है ना एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम यहाँ इसलिए बोला हूँ क्योंकि जैसे ही एलसीएम लेंगे ना, जो संख्या आएगा वो दोनों में भाग लगेगा, इन दोनों में भाग लग जाएगा, तो एलसीएम इसका 6 आएगा। तो मतलब 6 हमें लाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, 6 लाने के लिए इधर हम कितना सा 2 से गुना करेंगे तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 3 से गुना करना पड़ेगा तो इधर 6, मतलब इधर 6 हो जाएगा। तो मामला कहाँ फंसा, इधर हमें 2 से गुना करना पड़ा, तो 2 से तो अभी आपको बताया सभी में गुना करना पड़ेगा, तो 2 इधर हम गुना किए। ठीक है, तो इधर भी कितना से करना पड़ा, इधर 3 से करना पड़ा, तो 3 से करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए मामला कहाँ गड़बड़ा रहा है, इधर मतलब टू Al है, तो Al2 है, तो इसको मामला देखिए कहाँ गड़बड़ा है, इसको हम 2 क्या एक से गुना क्या में करेंगे तो 2 हो जाए, तो भाई 2 को गुना करेंगे एक में तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 है तो 2 एल्यूमिनियम। तो देखिए अब आप देखेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो चुका है आपका। जो है ऑक्सीजन का यहाँ भी देखिए एल्युमिनियम का 2 है 2 पीस, तो 2 पीस यहाँ भी है। ये ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है 3 पीस है, 3 पीस ये भी है, तो ये संतुलित हो गया। अब तो चलिए अब इसको इसको संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से मतलब अभिक्रिया होगा तो MgCl2 प्राप्त होगा और ये H2 अलग हो जाएगा। तो MgCl2 क्यों, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका संयुक्ता 2 होता है Mg का, तो वो इसमें जुड़ा है, इसका एक ही होता है क्लोरीन का, तो वो एक लिखा नहीं जाता है। तो ये देखिए अब इधर क्या होगा, इधर सभी का लिख लीजिए पहले कौन कितने पीस में है। Mg एक है, H भी एक है, Cl भी इधर एक है, इस साइड में देखिए Mg भी एक है, Cl इधर 2 है, H भी 2 है। मामला कहाँ फंस रहा है, पहले तो हमें देखना है जो क्या करें जो मतलब सॉल्यूशन हो जाए। देखिए यहाँ अगर आप, क्योंकि इसका मतलब आप इसको संतुलित करने का नाम, इसका संतुलित जो आप करने का वो विधि है अनुमान विधि हिंट एंड ट्रायल विधि है। तो क्योंकि अभी आप 10वीं लेवल पर अनुमान में विधि से ही सोल्व करेंगे, अगर 12वीं लेवल पर जाएंगे इसके लिए बहुत सारा नियम है, 10-12 नियम है, उससे आप इसको सोल्व करेंगे, लेकिन 10वीं लेवल पर सिर्फ अनुमान विधि से आपको सोल्व करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो ये देखिए इधर क्या है सीन है, दोनों का एक एक है बराबर है। ठीक है, इधर हाइड्रोजन एक है इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हमारा मामला गड़बड़े है, और क्लोरीन इधर एक है इधर 2 है, मतलब हमें इसको 2 करना है, इधर दोनों एक है ना तो इसको 2 करना है। तो हम क्या करें जो ये 2 हो जाए, तो एक को हम देखिए अगर 2 से गुना करते हैं, अगर क्लोरीन को हम 2 से गुना करेंगे, ये किधर ना 2 हो रहा है, मतलब क्लोरीन इधर भी 2 हो जाएगा। तो इधर अगर हम 2 से गुना करते हैं देखिए क्या होता है, 2 से गुना करेंगे तो क्योंकि पूरा करना पड़ेगा, Cl एक में एक अणु के रूप में है तो पूरा में गुना करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही अगर हम 2 से गुना किए तो इसमें भी हाइड्रोजन में भी 2 से गुना होगा, तो ये भी 2 अणु हो जाएगा। तो अब आप मामला देखिए एकदम बैठ गया है, ये देखिए हाइड्रोजन भी 2 है, 2 हाइड्रोजन भी है। ठीक है, Cl2 है Cl2 है, इसके बाद Mg एक है Mg एक है, मतलब मैग्नीशियम एक है। तो ये जो आप गौर करिए होंगे समीकरण संतुलित हो चुका है। तो ये थोड़ा इजी था, चलिए नेक्स्ट लेते हैं थोड़ा इससे हार्ड वाला। तो चलिए अब इसको संतुलित करते हैं, ये थोड़ा बड़ा है तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये देखिए कैसे संतुलित होगा, ये आपका एल्युमिनियम आपका कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 3 है, कैल्शियम कितना है 1 है, कैल्शियम आपका 1 है, OH कितना है ये आपका 2 है, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है तो ये OH एक में है। ठीक है, तो अलग अलग है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मत लिखिएगा आप लोग, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए एल्युमिनियम का इधर कितना है, इधर 1 है, क्लोरीन का ताकि उधर कितना है,
ट्रू है। कैल्शियम का इधर कितना है, 1 है। इसके बाद OH का कितना है, हाइड्रोक्साइड का इधर 3 है, इधर 2 ही है। तो अब देखिए इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, तो देखिए पहले हम गुच्छे वालों को देखना है। अगर हम OH को मतलब बैलेंस करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो OH को देखिए इन दोनों का आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम में जो आएगा वो दोनों में भाग लग जाएगा, तो हम पहले एलसीएम लेना है। तो देखिए अगर हम OH को इधर अगर 6 आ रहा है तो मतलब 6 लाने के लिए हमें कितने से गुना पड़ेगा, 2 से। 2 करेंगे गुना तो 6 आ रहा है, मतलब हमें 2 से इधर गुना करना पड़ रहा है, तो 2 से गुना कीजिए। तो आप देख रहे होंगे अगर OH को 2 से गुना करते होंगे तो ऑटोमेटिक एल्युमिनियम से भी 2 से गुना हो रहा है, तो एल्युमिनियम का भी 2 हो गया। उधर के बाद में देखेंगे, पहले इधर देखते हैं। अब देखिए इधर हम कितने से गुना करना पड़ेगा, 3 से, अब 6 हो रहा है, तो इधर 6 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ा है। तो 3 से जैसे ही गुना कर रहे हैं, इधर कैल्शियम में भी 3 से गुना हो गया। तो देखिए अब मामला कहाँ फंस रहा है, अब इधर कैल्शियम 3 है, इधर 1 ही है, तो इधर भी 3 करना पड़ेगा। 3 करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो इधर कैल्शियम को 3 से गुना करने के चक्कर में क्लोरीन भी 3 से गुना हो रहा है, तो ये टोटल 6 क्लोरीन हो गया। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब देखिए क्या क्या बराबर है, पहले वो देख लेते हैं। OH6 कैल्शियम 3 कैल्शियम 3, ठीक है। क्लोरीन इधर 6 है, इधर मतलब कितना है, 3 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 6 लाने के लिए। तो इस जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक एल्युमिनियम में भी 2 से गुना हो जाएगा। तो एल्युमिनियम 2 पीस, क्लोरीन आपका 6 पीस। तो अब चलिए देखते हैं, अब मिलाते हैं। बराबर है, एल्युमिनियम 2 इधर 2, क्लोरीन 6 क्लोरीन 6, कैल्शियम 3 कैल्शियम 3, OH6 हाइड्रोपेरोक्साइड हाइड्रोक्साइड इधर 6 इधर 6 OH। तो देख रहे होंगे ये सभी संतुलित हो चुका है। तो देखिए हमें मतलब अनुमान भी था, तो धीरे धीरे अनुमान लगाना है आपको कैसे संतुलित होगा। आप किसी भी तरह से बस इसको संतुलित करिए, गुना गुना करना है और संतुलित करना है। वैसे होता ही भाग से भी संतुलित है, ये आपको थोड़ा भाग में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उतना हमें नहीं जाना है। गुना में देखिए आसानी से हो गया संतुलित। अब देखिए इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। और इसको संतुलित करने का 12वीं में जाइएगा तो आपको 10 से 12 नियम होता है, तो ये तो सिर्फ आप इसे अनुमान विधि संतुलित कर रहे हैं इसको अभी। तो देखिए Fe का कितना है, 1 है, H का कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। इधर आइए, इधर Fe का कितना है, 3 पीस है, H का कितना है, 2 है, O का कितना है, तो 4 है। देखिए हमें क्या क्या करना पड़ा है, तो देखिए पहले तो हमें O को संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि देखिए O का जैसे ही करेंगे तो इधर F में जो भी आई ये अकेला में गुना हम कर देंगे आराम से। तो O को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 लाने के लिए हमें ऑक्सीजन 4 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो कर दीजिए 4 से गुना। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही इधर हम 4 से गुना किए तो ये भी हो गया, हाइड्रोजन में भी 4 से गुना हो गया, अब ये 8 हो गया है, ठीक है। और ये आपका 4 हो गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ये हाइड्रोजन 8 हुआ है, तो इधर भी 4 से कर दीजिए ना, 2 में 4 से गुना करेंगे ये भी 8 हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए फंस कहाँ रहा है मामला, इधर Fe3 है, इधर 1 है, तो 1 में कितने से गुना करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 से कर दीजिए ना। तो देखिए ये 3Fe प्लस 4H2O ये आपका संतुलित हो गया। इस साइड भी Fe3 हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो ये संतुलित हो गया। तो चलिए ये आपका एक बुक से उठाया गया क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए Al का इधर कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 2 है, SO4 का कितना है, तो 1 है, SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिए SO4 का इधर 1 है। अब इधर जो आप ये इसका जो अभिक्रिया हुआ ये इसमें समझने में प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि देखिए SO4 का जो है ना वो संयुक्ता 2 है, तो 2 इधर इसलिए एल्यूमिनियम में 2 है, इसका संयुक्ता 3 है, तो इसलिए SO4 भी 3 आया है, और H2O अलग हो गया, ठीक है। अब इस साइड आइए, एल्यूमिनियम इस साइड कितना है, 2 है, हाइड्रोजन इस साइड भी 2 है, इस साइड 2 है, उस साइड भी 2 है, ठीक है। SO4 इधर कितना है, 3 है। देखिए मामला इधर कहाँ फंस रहा है, इधर मामला SO4 3 में है, इधर 1 में है, तो हमें इसको पहले जो झुंड में हो पहले उसको सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे देखिए झुंड वाला सॉल्व हो जाएगा तो जो अकेला होगा उसमें तो किसी से भी गुना कर देंगे संतुलित करने के लिए। तो देखिए पहले झुंड में है, तो इसको अगर हम 3 बनाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, SO3 है, इधर है 3 है, तो इधर 3 करने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो आप गौर कर रहे होंगे 300 अगर इधर गुना करते हैं तो ऑटोमेटिक ये कितने में, हाइड्रोजन में भी गुना हो रहा है, तो 3 से, तो कितना हो रहा है आपका, 6 हो जा रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन में भी 6 से हो गया गुना। अब देखिए मामला और कहाँ कहाँ फंस रहा है,
तो अब यहाँ पे अगर 6 आया है तो इस साइड भी हमें 6 पूरा करना है, तो इस साइड 6 पूरा करना है, तो कितना से इधर भी 3 से कर दीजिए, तो इधर भी 3 हो गया। तो देखिए इधर तो इधर भी आपका SO4 3 हो गया, इधर भी 3 है, तो ये H2 इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब मामला कहाँ फंस रहा है, एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर 1 ही है ना, 2 से गुना कर दीजिए, आपका संतुलित हो गया। अपनी बुक में देख लीजिएगा, जो भी रासायनिक समीकरण है उसको तुम संतुलित करने का कोशिश कीजिएगा। बस अनुमान के मेथड से आपको धीरे धीरे चलना है, तो आप सोल्व कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा भी आसान समीकरण भी लिया हूँ, थोड़ा हार्ड भी लिया हूँ, तो बाकी इसको आप सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला टॉपिक में चलते हैं। तो चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या सूचना मिलती है वो देखते हैं। तो उससे पहले देखिए हम एक बात आपको बताते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया से निम्नलिखित सूचना मिलती है। अगर कोई H2+O2 जैसे जल का निर्माण होता है, तो इसमें देखिए द्रव्यमान जैसे किसका कितना है, हाइड्रोजन का इधर 2 है, ऑक्सीजन का एक में 16 होता है, 2 में 32 हो जाएगा, तो दोनों में 36 हो गया। तो इधर भी जोड़िएगा तो वही है 2, और इधर और इसको बैलेंस करते हैं तो यही, तो कितना हो जाएगा आपका, इधर ये हाइड्रोजन का 2 और प्लस 8 दोनों ये 16, 16 दूना 32। तो देखिए 16 दूना 32 और इधर 2 34। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया से होने वाली भी सूचना, क्या क्या सूचना प्राप्त होती है वो देखते हैं। तो उससे पहले देख लीजिए, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे H2+O2 है, ये जल का निर्माण होता है, तो यहाँ से क्या देखने को, इसको अगर संतुलित करते हैं हम तो देखिए ये हाइड्रोजन का एक का होता है द्रव्यमान, अब कितना 1 होता है, ये था दो दो अणु है तो 4 हो जाएगा, इधर 16 दूना 32, तो देखिए 36 हो गया आपका द्रव्यमान इसका। तो इधर भी 36 हो रहा है, देखिए 2 तो 4 और 16 दूना 32, तो इधर भी आपका 36 द्रव्यमान हो रहा है। मतलब ये वेट जो है दोनों का सेम हो रहा है। ये हमने कैसे किया, संतुलित से किया, तो ये वेट सेम होता है संतुलित, ये हमें पता चलता है। अनुपात का भी पता चलता है। जैसे मान लीजिए अगर ये देखिए हाइड्रोजन कितना हमें लेना पड़ रहा है, हाइड्रोजन अगर हम 2 लेते हैं तो ऑक्सीजन हमें 1 ही लेना पड़ता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके H2O बना देता है। तो यहाँ तभी तो 2 H2O बना है, मतलब जल का 2 अणु बना है। तो देखिए यहाँ पे क्या सीन है, तो मतलब अगर मान लीजिए हम यहाँ हाइड्रोजन 10 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन में 5 ग्राम ही लेना पड़ेगा अगर अभिक्रिया कराने के लिए। तो यही सब सूचना हमें प्राप्त होती है। तो चलिए उसको वही हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं और वही सब देखते हैं। देखिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच मतलब संकेत और सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है, वो तो आपको पता ही होगा। अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है, कौन पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इस ये सूचना प्राप्त होता है। इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं के अणु की अपेक्षा संख्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, जो संतुलित करते हैं तो सभी संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों की, इसमें प्रतिफलों के परमाणु को अपेक्षित संख्याओं की जानकारी, इसमें अभिकारकों की, इसमें प्रतिफलों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात, जो भी आपको मैं बताया अनुपात बताता है। यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों का अनुपात बताता है। इसके बाद देखिए अब रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ हमें क्या क्या है, रासायनिक समीकरण जो है इसका उपयोग से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए इसको हम H2+O2 लिखे हैं और ये जल का निर्माण किया है, इसी को अगर हम मतलब हिंदी भाषा लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हमें इतना जगह में ये नहीं लिखाएगा, इतना जगह लिखेगा, मतलब जगह ज़्यादा ले लेगा। तो हमें ये कभी समीकरण में लिखते हैं तो क्या फायदा होता है, पहला हमें तो कागज़ का बचत होता है, तो पहला हमें कागज़ का बचत हो जाता है। इसके बाद ये लिखने में भी थोड़ा कम समय लगा, और अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं शब्द में तो ज़्यादा समय लगता है, तो समय की बचत होता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने में आसानी होती है। अगर मान लीजिए हम यहाँ इसको हिंदी शब्द में लिखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो देखिए ये तो आप मतलब आप इंडिया में आप हिंदी समझते ही आप जान जाएंगे, लेकिन जो मान लीजिए अमेरिका है, अदर कंट्री है, मान लीजिए चाइना है, वो सब कैसे समझेगा। तो उसको समझाने के लिए ये जो रासायनिक समीकरण है ना, ये सभी समझेगा, चाइना भी समझेगा, अमेरिका भी समझेगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जितना पूरा वर्ल्ड में इसको समझ सकते हैं। जैसे हम ये समीकरण जो लिखे हैं H2+O2, ये मतलब दोनों मिलकर और जल का निर्माण किया, तो ये मतलब सभी का भाषा अलग भले ही हो सकता है, लेकिन देखिए समीकरण से सब पूरा वर्ल्ड आपका पढ़ सकता है, जो मतलब हाँ इस समीकरण को सभी वर्ल्ड जान सकते हैं। जैसे इंडिया भी जान सकते हैं, पाकिस्तान को फिलहाल पता पढ़ा आता होगा नहीं, ये तो सवाल का बात है, मतलब पूरा वर्ल्ड जान सकता है, इतना मतलब जान लीजिए, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने में आसानी होती है।
तो चलिए अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए, एक समीकरण के सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है, समीकरण रासायनिक समीकरण का जो है ना वो लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन का मतलब होता है बच्चों जो मतलब इसका दोष क्या है, मतलब ये हमने इसका लाभ पढ़ लिया, क्या क्या सोचना रहता है ये पढ़ लिया, लेकिन इसका दोष क्या है, इसका दोष भी है, लिमिटेशन भी है, कुछ ये जो नहीं कर पाता है। देखिए भौतिक अवस्था की जानकारी ये नहीं दे सकता है, प्राप्त नहीं होता है। जैसे ये देखिए H2+O2 ये जल का निर्माण कर रहा है, तो इसमें भौतिक अवस्था का जानकारी हमें नहीं दे रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसका भौतिक अवस्था का जानकारी तो हमें पता है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये जल है, तो बच्चों वो आपको पहले से पता है। इस समीकरण से आप अगर मान लीजिए आपको एक पल के लिए आप मानिए आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, और आपके पास ये समीकरण दे दे, तो क्या आप ये बता सकेंगे कि ये गैस है, ये ऑक्सीजन है, ये जल है? नहीं बता सकते ना। तो समीकरण से तो कम से कम ये पता लगने वाला है नहीं कि भौतिक अवस्था इसका क्या है। तो ये एक पहला दोष हो गया इसका। हाँ आपको पहले से पता है तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको पता ना हो, आप सिर्फ ये समीकरण देख के नहीं बता सकते, इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं प्राप्त होती। अब देखिए ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी की जानकारी भी नहीं देता है। इसमें देखिए मतलब आपको तो ये कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इसमें आपको पहले से पता है ये ऊष्माक्षेपी का भी, ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, ये ऊष्माशोषी का उदाहरण है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो लेकिन ये आप अगर मान लीजिए अगर आपको पहले से पता नहीं होता तो क्या ये समीकरण देख के आप बता पाते? ये समीकरण देख के आप बता पाते दोनों में से एक आप ऊष्माशोषी का एक ऊष्माक्षेपी का, आप कौन है ऊष्माशोषी कौन है ऊष्माक्षेपी, आप बता पाते समीकरण को देख के, सिर्फ इस समीकरण को देख के? तो ये हमें पता नहीं चल पाता है। इसके बाद देखिए अभिक्रिया किस दशा में होती है, ये जानकारी भी नहीं देते किस दशा में होती है। देखिए H2+Cl2 ये किस दशा में हो रही है अभिक्रिया, मतलब देखिए इसको अगर ये मान लीजिए H2+Cl2 को हम ये सूरज की रोशनी में रखें, फिर ये आपका क्या हुआ है, ये HCl बना है, इसको बैलेंस कर दिए 2HCl हो गया। तो क्या हम इसे सूरज की रोशनी में रखें, ऐसा कोई जानकारी दे रहा है यहाँ आपको? अगर समीकरण से मतलब ये तो आपको पता था ना जो हाँ सूरज की रोशनी में रखें तो अब ये जाकर बना है, लेकिन कोई कोई अगर कितना डिग्री टेम्परेचर भी देते हैं तब जाकर बनता है, उसका निर्माण होता है, अभिक्रिया होता है। तो क्या हम ये समीकरण से जानकारी मिल पाता है जो हाँ ये सूरज की रोशनी में रखने से बनता है, या फिर इतना डिग्री टेम्परेचर गर्म करेंगे फिर इसका अभिक्रिया स्टार्ट होगा? तो नहीं, ये भी जानकारी हमें नहीं देता है। इसके बाद देखिए अभिक्रिया का वेग, स्पीड का जानकारी भी नहीं देता है। अब देखिए Fe+O2 अगर अब आप ये ऑक्सीजन से मिलेंगे, आयरन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो ये Fe3O4, ये कुछ नहीं, एक जंग है ना। तो ये जंग लग रहा था, ये जंग कब, लोहा में अगर आप ऑक्सीजन को मतलब छोड़ देते हैं तो ये जंग कितने दिन बाद लगता है? हो सकता है 2 साल बाद लगे, 4 साल बाद लगे, मतलब ये सालों का समय ले रहा है, ठीक है। तो सालों का समय लग रहा है। और एक देखिए ये आपका सोडियम है, इसको ऑक्सीजन में ले लीजिए, अगर मतलब मिट्टी के तेल में सोडियम रखा रहता है, ये भी मिट्टी के तेल में रखा रहता है, नहीं तो ये ऑक्सीजन अगर बाहर में आएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर आपको सोडियम को मिट्टी के तेल से बाहर रख दीजिए और उसको सूखा हुआ होना चाहिए तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या पता चलता है, देखिए ये तुरंत ब्लास्ट हो रहा है। अगर मतलब मान लीजिए सोडियम को हम मिट्टी तेल से बाहर निकाल दिए, सूख गया, तो तुरंत ब्लास्ट हो रहा है भाई, ये तो सेकेंडों में ब्लास्ट हो रहा है। और ये सालों साल बाद जंग लगा, ये है Fe3O4, ये कुछ नहीं है, ये एक जंग है जो लोहे की परत पे आप लोग देखते होंगे जम जाता है। तो देखिए कुछ मतलब कुछ अभिक्रिया है जो सालों लग रहा है, कुछ अभिक्रिया सेकेंडों में हो रहा है, तो ये समय का भी जानकारी नहीं दे पाता। इसके बाद देखिए पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी भी नहीं मिलते हैं। तब जैसे देखिए कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ हम इसको अगर अभिक्रिया करते हैं तो ये एक जहरीली गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन इसका भी जानकारी हमें नहीं दे रहा कि ये गैस हमारे लिए खतरनाक है। इसका भी समीकरण से, तो वो तो आपको पहले पता है, तो ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन समीकरण को देखकर तो आप नहीं बता सकते कि हाँ ये मतलब पर्यावरण को प्रभाव देने वाला गैस है, खतरनाक गैस है। तो कम से कम ये समीकरण तो देख कर आप नहीं बता सकते कि इसका क्या मतलब ये जहरीली गैस है। तो ये इसका मतलब जो है ना लिमिटेशन था, इसका दोष था जो ये नहीं बता पाते। बाकी इसका फायदा भी बहुत था, तो ये कुछ जो इसका जो फायदा होता है उसका नुकसान तो होगा ही, तो यही इसका ये नुकसान था, लिमिटेशन था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए इसका लिमिटेशन देख लिए, अब इसको उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसका दोष है तो उस दोष को कैसे सुधार सकते हैं। मान लीजिए किसी इंसान में कोई गलती है, तो वो अपनी गलती को कैसे सुधारेगा, सुधारेगा तो सही, सुधारेगा तो वो सुधर जाएगा, गलती सुधारेगा तो यही इसका लिमिटेशन था। अब इसको हम उपयोगी यानी कि इसको और सुधार के कैसे उपयोगी बना सकते हैं। तो पहला हमें देखिए क्या था, भौतिक अवस्था में वो नहीं बता रहा था लिमिटेशन में, तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए ठोस के लिए सॉलिड तो S लिखा गया, द्रव के लिए लिक्विड तो L, और गैस के लिए G तो गैस, ये मतलब इस तरह से लिखा गया, ठीक है। अब देखिए इसको आप अगर समीकरण, ये रासायनिक समीकरण में क्या किया जाता है, जैसे
कार्बन को अगर मतलब ये ठोस है कार्बन, क्योंकि कोयला ठोस होता है, कोयला आपने देखा होगा वही कार्बन ही, कोयला ही कार्बन है। ये आपका ऑक्सीजन है, तो इसको जी देखिए, तो कोयला कार्बन ठोस है तो एस से दिखा दिया, और ऑक्सीजन ये गैस है तो जी से दिखा दिया। टोटल ये जो अभिक्रिया करके CO2 धुआं निकला वो जी से, वो भी तो धुआं गैस है, तो ये धुआं जी से दिखा गया। तो देखिए अब जो आप समीकरण देख रहे हैं तो इसमें भौतिक अवस्था का पता चल रहा है, क्योंकि इससे देख रहा है ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। तो पहला इसका लिमिटेशन था वो हमने उसको उपयोगी बनाने के लिए इस तरह से इसका उपयोगी बना दिए, जो हाँ ये सॉलिड हो गया, सॉलिड है, और कोई भी ये समीकरण देखेगा तो बता देगा ये कार्बन जो है सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है गैस है, ये आपका गैस है। अब देखिए दूसरा क्या था, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं दे रहा था ना। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ये बनाया, इसके बाद प्लस देकर उष्मा उष्मा लिख दीजिए, तो ये आपका पूरा फुल फॉर्म इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, ये शॉर्ट में लिखा जाता है। तो उष्मा लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा सामने वाला, जो हाँ ये समीकरण देख के समझ जाएगा ये ऊष्माक्षेपी का है। और अब देखिए नाइट्रेट का, देखिए N2+O2, अगर ये इसको अगर उसमें उष्मा बाहर से देना पड़ता है, इसको अभिक्रिया करने के लिए उष्मा आपको बाहर से देना पड़ेगा, तो बाहर से देना पड़ेगा इसलिए प्लस यानी कि ऐड कर रहे हैं उष्मा, तो फिर ये बनेगा 2NO, इसको बैलेंस किया गया है, NO बनेगा, उसको बैलेंस किया गया है, तो ये उष्मा शोषी। अगर यहाँ देखिए बाहर से उष्मा दे रहे हैं, इसका हम आपको परिभाषा भी पढ़ाए थे, जो उष्मा शोषी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम उष्मा को बाहर से देते हैं, तो ये आपको उष्मा का बाहर से दिया गया, तो फिर बाहर से दिया तो ये NO बना। तो इससे अब हमें जानकारी मिल गया ये ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माशोषी है, ये ऊष्माक्षेपी है। तो समीकरण को देख के हम यहाँ बता रहे हैं जो हाँ ये भाई ऊष्माक्षेपी है, ये ऊष्माशोषी है। तो कम से कम यहाँ से तो हमें ये तो मिल रहा है जानकारी। चलिए दूसरा भी हो गया, इसका लिमिटेशन को उपयोगी बनाने के लिए दूसरा जानकारी देख ली कैसे उपयोगी कर सकते हैं, इसका गलती का कैसे दूर कर सकते हैं। अब देखिए गैस का उत्सर्जन, तो अब देखिए गैस के उत्सर्जन का भी जानकारी नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ हम इसको जानकारी ये भी दिलाएंगे। चलिए मतलब पहले से दिलाया गया, हम नहीं दिला रहे हैं। तो देखिए जिंक को अगर मतलब H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड से अगर इसको हम अभिक्रिया कराते हैं, देखिए तो जिंक SO4 ये अलग हो जाएगा, और H2 ये गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा ऊपर। तो गैस के लिए ऊपर का तीर का निशान दिया जाता है, ठीक है। तो जिंक सल्फेट ये यहाँ रह जाएगा, और ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ZnSO4 ये तो हाइड्रोजन अलग हुआ गैस, तो इसको गैस के लिए ऊपर तीर का अगर निशान देंगे तो ये हमें पता चल रहा है जो हाँ ये हाइड्रोजन आपका जो गैस है, ये गैस को उत्सर्जन हो रहा है, गैस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद चौथा जानकारी क्या था, अवक्षेप की जानकारी नहीं दे रहा था ना, अवक्षेप का जानकारी हमें पता नहीं चल रहा था। तो देखिए NaCl प्लस AgNO3 है ना, तो देखिए NaNO3 प्लस AgCl, तो ये देखिए अब अगर तीर का निशान अगर हम दे दिए, क्योंकि ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ अवक्षेप का क्रिया है, तो अवक्षेप क्रिया जो नीचे की ओर जो जमा होता है, तो ये सिल्वर की तरफ जो दिखता है AgCl, तो ये नीचे की तरफ जमा होता है, जमा हो जाता है, वो मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो ये तीर का निशान देने से बस हमें समीकरण को देख के पता चल रहा है जो हाँ इसमें अवक्षेप हुआ है AgCl का, ठीक है। अब देखिए दशाओं की जानकारी नहीं दे रहा था, जो भाई सूरज का प्रकाश लगा है या कितना डिग्री टेम्परेचर का है। तो देखिए H2Cl2 अगर हम इसको सूरज पे गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें 2HCl मिल रहा है, मतलब HCl मिल रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखे हैं, तो HCl मिल रहा है। तो यहाँ सूरज का प्रकाश हम लिख दिए ना भाई, लिख दिए सूरज का प्रकाश, तो यहाँ से पता चल रहा है यहाँ सूरज का प्रकाश। और कोई समीकरण अगर टेम्परेचर में हो रहा है तो टेम्परेचर वहाँ लिख देंगे, तो पता, तो समीकरण को देख के ही पता चल रहा है इसमें सूरज का प्रकाश की सहायता से किया गया है। अब देखिए उत्कर्मणीयता की जानकारी देकर उसका क्या मतलब है, देखिए अगर किसी चीज को मान लीजिए हम वापस किसी चीज कोई गैस है, गैस को द्रव बना दिए, द्रव को दोबारा गैस बना दिए, तो वही दोनों तरफ उसी को कहते हैं उत्क्रमणीयता, ठीक है। तो देखिए ये देखिए H2 और N2 को अगर आप मतलब ये NH3 बना दी, ठीक है, तो NH3 को आप दोबारा तोड़ के ना इसको फिर ये H2 और N2 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कर सकते हैं। तो ये तो देखिए, तो इसको दिखाने के लिए क्या था, जो हाफ तीर का निशान दीजिए इधर नेट, और इधर हाफ तीर का निशान इस साइड दे दीजिए। तो इसका क्या मतलब है, ये तोड़ के हम ये बना सकते हैं, और ये तोड़ के हम ये बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर मान लीजिए इसको हम अगर बनाना चाहे तो C+O2, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर कार्बन को ऑक्सीजन को मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्या हम इसको बना सकते हैं दोबारा, मतलब ये धुआं जो धुआं उड़ के बन गया, क्या इसको धुआं को हम दोबारा कोयला बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो कम से कम हमें तो ये दोनों समीकरण देख कर हम बता देंगे ना कौन सा इसमें उत्कर्मीयता के कर्मीयता है, कौन नहीं है। तो देखिए ये अगर तीर हाफ तीर इधर है मतलब इसको तोड़ के हम ये बना सकते हैं, इसको तोड़ के हम ये बना सकते हैं। तो ये तो जानकारी दे दिया। तो ये था इसका मतलब लिमिटेशन को हम उपयोगी कैसे बना सकते हैं, किसी को गलती को हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो ये इसका ये जानकारी था। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।